हेलो बच्चों आप लोग नीट 2023 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। बच्चों, जो बॉटनी का पेपर हमारा हुआ है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर कीज़ आई होप कि आप सभी को मिल चुकी होंगी, आंसर्स आपको पता होंगे। फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं डिस्कस करने चाहिए वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 104 पर आते हैं। 104 में आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इंडार्च और एक्सार्च ये टर्म्स किस लिए हैं बच्चों। ये आपको पता है कि ये प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। दे डू नॉट डिफाइन द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, इसीलिए स्टेटमेंट 1 तो क्या हो गया, गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट एक्सार्च कंडीशन ये कहाँ मिलती है बच्चों, रूट में। आपने याद किया, आपको अच्छे से पता है, एंडार्च स्टेम में और एक्सार्च रूट में। इसलिए इसका सही आंसर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर बच्चों 105 भी देखिए, ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है। आपको पता है कि लेट वुड या फिर विंटर में हम इसको कहते हैं, हमने दो तरह के वुड पढ़े हैं, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। तो लेट वुड को ऑटम वुड कहते हैं। यहाँ पर कैम्बियम विंटर टाइम में लेस एक्टिव होता है और इसलिए जो जाइलरी एलिमेंट्स बनते हैं वो कम होते हैं और नैरो वेसल्स, तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, कलर डार्क होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 106 पर। 106 भी बच्चों आपको पता है, ये आप पोर्शन है आपका कि चिल्ड इथेनॉल, जब हम डीएनए आइसोलेशन कर रहे होते हैं तो चिल्ड इथेनॉल डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है। फिर आगे कुछ मेमोरी वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको पता है, तो इन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ। 109 देखिए बच्चों, एंजियोस्पर्म में हैप्लॉयड, डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है, यानी फर्टिलाइज्ड है, तो यहाँ पर बच्चों जाइगोट बन चुका है। तो सिनर्जिड्स हमें पता है बच्चों, ये एग एपरेटस का पार्ट है, ये एन होते हैं। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से बना है, तो 2n। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है ना बच्चों, तो वहाँ पर पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका होगा, एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसीलिए यहाँ पर भी क्या स्टेज होगी, 3n। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फैमिली फैबेसी में बच्चों अच्छे से आपको याद कराया गया था कि डाई एडेल्फस कंडीशन होती है स्टैमेंस की, 9+1 के फॉर्म में होते हैं। एक बंडल 9 स्टैमेंस का और एक 1 स्टैमेन का। तो डाई एडेल्फस कंडीशन जो आपको ना सोलेनेसी में, ना लिलिएसी में, ना ब्रासिकेसी में कहीं हमने नहीं पढ़ी है। ये भी बच्चों 112 भी देखिए, एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद कराया गया था, पढ़ाया गया था कि डीप वाटर राइस प्लांट्स में अगर स्टेम एलोंगेशन या इंटरनोड इलोंगेशन की बात करें तो इथाइलिन को सेलेक्ट करना है, जिब्रेलिक एसिड को सेलेक्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों ये एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चंस हैं, सारा ही पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। फिर 118 देखते हैं बच्चों, एटीपी इज़ यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। ये असर्शन तो सही है, अब इसका रीज़न देखना है कि क्यों 2 जगह पर इस्तेमाल होती है एटीपी। तो दिया हुआ है कि एक जगह एक स्टेप जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है और दूसरा स्टेप जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट बनता है। तो यही कारण है कि 2 जगह एटीपी यूज़ होती है, खर्च होती है। इसका मतलब ये रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए फर्स्ट वन। आगे आते हैं। प्लियोट्रोपिज्म की डेफिनेशन आपको पता है बच्चों। 120 देखिए, डेट्रीवोर्स फ्रैगमेंटेशन करते हैं बच्चों, आपको पढ़ाया गया है फ्रैगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है इकोसिस्टम वाले चैप्टर में। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं डेट्रीटस को, तो फ्रैगमेंटेशन, ये स्टेटमेंट सही है। फिर
यहाँ पर सेकंड देखते हैं बी, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सब माइक्रोब्स, जिससे मिनरलाइजेशन होता है, मिनरल्स रिलीज होते हैं, ये भी सही है। और वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, ये सॉइल में नीचे चले जाते हैं डिजॉल्व होकर के, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर डी देखिए, डेट्रिटस फूड चेन क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है क्या? नहीं, ये स्टार्ट होती है डेट्रीवोर्स से। तो ये कोई भी, या हम कह सकते हैं कि डेट्रिटस से, डेट्रिटस को खाया डेट्रीवोर्स ने, तो ये डी स्टेटमेंट सही नहीं है। अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन करता है डेट्रिटस को, ये बात तो सही है, बट इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं क्या? नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ए बी सी स्टेटमेंट सही है, इसलिए करेक्ट आंसर फर्स्ट वन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये भी बच्चों 122 ये स्टेटमेंट्स आपने पढ़े हैं, आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, आपको पेपर्स में भी ये क्वेश्चंस मिले हैं। जब हम प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट पेपर्स देते थे, तो जो ट्रांसपिरेशन के कारण जो फोर्सेस जनरेट होते हैं, वो जाइलम में वाटर कॉलम को 130 मीटर हाइट तक ऊपर उठा सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि ट्रांसपिरेशन लीफ सरफेस को 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर देता है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। बच्चों 123 देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको क्लास में अच्छे से पढ़ाया गया था कि टैसल्स जो होते हैं कॉर्न में, टैसल्स मेल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं बच्चों, है ना, ये आपको पढ़ाया गया था। और मेल इन्फ्लोरेसेंस है, मेल फ्लावर्स हैं, तो इनका काम क्या होगा? इनका कॉमन काम होगा पॉलन को प्रोड्यूस करना। और जो कॉब होता है वो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसका काम होगा, उसमें जो स्टाइल है, लॉन्गेस्ट स्टाइल इन द प्लांट किंगडम, उनका काम है ट्रैप करना। लेकिन बच्चों आपको बताया गया था कि एनसीईआरटी में ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, और एनसीईआरटी की लाइन को, इसलिए अगर आप पूछोगे कि वास्तव में करेक्ट आंसर क्या है, तो टू डिस्पर्स पॉलन ग्रेन्स, मगर बच्चों हमें नीट में एनसीईआरटी को फॉलो करना होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन से एज इट इज़ क्वेश्चन उठ करके आया है। आप चैप्टर पढ़िए रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ जहाँ पर हमने पढ़ा है मेज़ के बारे में, कॉर्न कॉब के बारे में, एनसीईआरटी की लाइन है कि जो टैसल्स हैं इन द कॉर्न कॉब, ये ट्रैप करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। इसीलिए अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड होना चाहिए, जबकि आपको बताया गया है कि ये एनसीईआरटी में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गलत लिखी हुई है, और वास्तव में एक्चुअल में ये टैसल्स मेल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं और डिस्पर्स करेंगे पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, तो एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर नीट के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं 125 देखिए बच्चों, लीफ मेसोफिल सेल्स, ये कैसी सेल्स हैं? परमानेंट सेल्स हैं, और इनको फिर से कैलस में कन्वर्ट कर दिया गया, परमानेंट सेल्स को मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। तो ये प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन है, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। फिर बच्चों 126, ये भी एनसीईआरटी में हमने पढ़ा, एनसीईआरटी की लाइन है कि फर्स्ट स्टेज गैमेटोफाइट की जो मॉस में है वो प्रोटोनिमा होती है। मॉसेस में जो स्पोर हैं वो पहले प्रोटोनिमा में डेवलप होते हैं, ठीक है, और प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। स्पोर हमें पता है कि स्पोर कैप्सूल में जो स्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होने से स्पोर बने, और ये स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो प्राइमरी प्रोटोनिमा में डेवलप होता है, इसीलिए लॉन्ग क्रीपी स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इसीलिए ये असर्शन तो सही है और रीज़न इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर यहाँ होगा। फिर बच्चों 128, एक्साइल प्लेसेंटेशन कहाँ मिलता है? आपने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल पढ़ा है, चाइना रोज, लेमन, टोमेटो। यहाँ पर अगर बेस्ट देखें, टोमेटो यहाँ भी दिया है मगर डाईएंथस में तो नहीं होता है, तो बेस्ट ऑप्शन जो हमारा है वो चाइना रोज, पिट्यूनिया और लेमन ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी और कोई ऑप्शन यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है एक्साइल प्लेसेंटेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं 130 बच्चों, देखिए ये बार बार आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत क्लास में एम्फेसिस देकर बताया भी गया है
कि मियोसिस में सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होता है। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होते हैं और एनाफेज 2 में हर क्रोमोसोम के जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहाँ पर हो रही है बच्चों? एनाफेज 2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 131 भी बच्चों एनसीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ करके आया है कि जुवेनाइल कॉनिफर्स में मैच्योरिटी पीरियड को हैस्टन करने के लिए सो दैट अर्ली सीड प्रोडक्शन हो, क्या यूज़ किया जाएगा? जिब्रेलिक एसिड। फिर सारी एनसीईआरटी की बातें हैं। 132 भी एनसीईआरटी बेस्ड है, ये आपको पता है। 133 में भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 134 ये भी हमने मियोसिस अच्छे से पढ़ा है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर कब होते हैं? पैकेटिन में। जाइगोटिन में क्या होता है? पेयरिंग होती है। डायाकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। डिप्लोटीन, ये जो क्रोमोसोम जिन्होंने रिकम्बाइन किया है इनमें टेंडेंसी होती है एक दूसरे से दूर चले जाने की। ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ये भी आपको बताया था 135 एविल क्वार्टेट में अगर पूछा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्लास में आपको बताया गया है। हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है। फिर बच्चों 136 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है। लेंट, पहला स्टेटमेंट देखते हैं और करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, लेंटिसेल्स आर लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये स्टेटमेंट सही है। बी देखिए बच्चों, बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन, हार्ड बार्क होता है क्या? नहीं, इसको हम, ये तो गलत है। एनसीईआरटी की लाइन हमने पढ़ी है बच्चों। सी देखिए, बार्क इज अ टेक्निकल टर्म, नहीं बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म। कितनी स्मार्टली देखिए एनसीईआरटी की नॉन टेक्निकल को टेक्निकल टर्म कर दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। बार्क रेफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये स्टेटमेंट सही है बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन है। और ई देखिए, फेलोजन इज अ सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस, बच्चों ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट इज कपल ऑफ लेयर्स थिक, तो ई भी गलत हो गया। तो केवल ए स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। 138 बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में दिए गए हैं, अगर आपने टेस्ट सारे सीरियसली दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद रहा होगा। कोहेजन क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन एमंग बॉर्डर मॉलिक्यूल। एडेशन क्या होता है? अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस। सरफेस टेंशन, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और गटेशन, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपके फैमिलियर हैं, क्योंकि टेस्ट पेपर अगर आपने सीरियसली दिया है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 140 में देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये लैंगडन डाउन ने डिस्क्राइब किया था क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, हालांकि फेमिनिन चीज़ें भी एक्सप्रेस होती हैं। सी, अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट स्टेचर्ड होता है, नहीं, ये गलत है। फिजिकल, साइकोमोटर या मेंटल रिटार्डेशन होता है क्या? नहीं, ये भी गलत है। सच इंडिविजुअल्स स्टेराइल, ये सही बात है। तो यहाँ पर बी और ई स्टेटमेंट सही हैं। 141 बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिला होगा जब आप यहाँ अपने टेस्ट पेपर्स दे रहे होंगे। केमी ऑस्मोसिस के लिए मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए जो प्रोटॉन को पंप करेगा और प्रोटॉन का ग्रेडियंट बिल्डअप करेगा। याद रखिए बच्चों, प्रोटॉन का ग्रेडियंट हमें चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। और एटीपी सिंथेस, जो मेन एटीपी का फॉर्मेशन करने वाला कॉम्प्लेक्स है, F0F1 कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आपको क्वेश्चंस, आप इससे फैमिलियर हैं। 142 देखिए बच्चों, ये भी जब आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर अगर पढ़ा है, ट्रांसलेशन वाला जो टॉपिक है वहाँ ध्यान से पढ़िए। एनसीईआरटी की लाइन है कि राइबोसोम में अबाउट 80 प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। 143 ये भी बच्चों आपने बहुत बार मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से आपको बताया गया है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है, जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो इंटरनोड हैं ये कंडेंस्ड हो जाता है टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस, और जो सक्सेसिव नोड्स हैं उस पर ये डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस होते हैं और इंटरनोड कंडेंस हो जाता है। तो ये सही, दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं और ये रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं।
144 देखिए बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिम्नोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से और हवा से इनको कैरी किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन है ये। और रीज़न देखिए, एयर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, नहीं बच्चों, एनसीईआरटी पढ़िए, टू द माउथ ऑफ ओव्यूल, और मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। ये तो बिल्कुल बहुत इजीली आप देख सकते थे बच्चों कि पॉलन ट्यूब बनती है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में साइफोनोगैमी होती है, यानी रीजन तो पूरा गलत स्टेटमेंट है। तो थर्ड होगा इसका आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 145 भी बच्चों एनसीईआरटी से उठकर सीधा सीधा आया है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। फिर बच्चों 147 देखिए, गॉश का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पढ़ाया गया है। ये क्या कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में अगर कंपटीशन हो रहा है सेम रिसोर्सेज के लिए, तो ये बहुत लंबे समय तक को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, जो इन्फीरियर है उसको एलिमिनेट होना पड़ेगा, यानी स्टेटमेंट 1 सही है बच्चों। स्टेटमेंट 2 देखिए, इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हार्बीवोर्स, नहीं बच्चों, ये हमने पढ़ा है, क्लास में बताया गया है कि हार्बीवोर्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शंस कम हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यानी करेक्ट आंसर इज थर्ड। 148 में भी बच्चों आई गेस कोई डाउट नहीं होगा, आपको पता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस से मैच होगा। अगर आपको ये याद नहीं भी था, आप ग्लाइकोलिसिस मैच करिए ईएमपी पाथवे से, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ईटीएस में होता है, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल डी किसके साथ, सिट्रेट सिट्रिक एसिड बनता है। तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते थे। 149 में देखिए बच्चों, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में करेक्ट पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, नॉट करेक्ट। तो बच्चों बिल्कुल इजीली आप पता कर सकते थे, एल्गल ब्लूम्स जब होते हैं तो ये वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं क्या, या फिशरीज़ को प्रमोट करते हैं क्या, नहीं, इसकी वजह से तो वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और फिशेस की, एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ होने लगती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नॉट करेक्ट है। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ, बाकी स्टेटमेंट सही हैं। 150 भी बच्चों इजी है, यहाँ पर इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपके जो थोड़े बहुत हो सकता है कोई आपको डाउट रहा हो वो क्लियर हो गए होंगे, और बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत इजी भी नहीं था और बहुत टफ भी पेपर नहीं था, एक एवरेज पेपर था। तो आई होप कि आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा। थैंक यू बच्चों।